हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप। सबसे पहले तो आप एक बात ध्यान दीजिए, हमने पहले पढ़ा था ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप, याद ही होगा आपको। ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप क्या था? ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप, किसी ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट है, वो क्या कहलाता है? आपका ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहलाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की तो थोड़ी सी क्या है, चेंज आ जाता है। क्या है? आप देखिए, मान लीजिए जी कोमा स्टार बी एनी, जी और स्टार मिलके बाइनरी ऑपरेशन स्टार मिलके कोई ग्रुप बनाते हैं एंड A belongs to G। A कोई एलिमेंट है किसका? G का। तो ये then the least positive integer n, ये इंपॉर्टेंट है, least positive integer n if exist, अगर एग्जिस्ट करे तो सच दैट ए रेज टू पावर एन। ए रेज टू पावर एन का मतलब मैं आपको फिर बता दूं, वैसे कल बताया था। ए रेज टू पावर एन का मतलब होगा ए स्टार ए स्टार ए स्टार कितनी बार? एन टाइम्स। किसके इक्वल आए? ई के इक्वल आए। देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट कि ए की पावर एन करने पर क्या आए? E आए, is called order of element A। क्या कहलाएगा वो? A का ऑर्डर कहलाएगा। एंड वी राइट, और हम लिखते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू क्या? N। पहले तो कुछ बातों पे ध्यान दीजिए। क्या होना चाहिए? नंबर वन, एन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। सेकंड थिंग, वो लीस्ट होना चाहिए। और इफ एग्जिस्ट लिखने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल है कि शायद एन ना ही मिले। इफ सच ए एन डजंट एग्जिस्ट, अगर इस टाइप का एन एग्जिस्ट ना करे, then we say क्या कि एलिमेंट A is of infinite order और जीरो ऑर्डर। हम बोलते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट है या फिर क्या है? जीरो है। ज्यादातर बार हम वर्ड यूज करने वाले हैं इनफाइनाइट। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए G कोई ग्रुप है और A G का कोई एलिमेंट है, देन द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n अगर एग्जिस्ट करे तो क्या कि A की पावर n करने पर क्या आए? E आए। तो वो n क्या कहलाता है? एलिमेंट A का ऑर्डर कहलाता है। और अगर इस टाइप का n एग्जिस्ट ना करे तब हम कहते हैं कि A का ऑर्डर क्या है? या तो इनफाइनाइट है या फिर क्या है? जीरो ऑर्डर है। ठीक है, दोनों में से हम कौन सा चूज करने वाले हैं? इनफाइनाइट चूज करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद ही होगा, मैंने आपको कहा था कि कुछ ग्रुप्स याद कीजिए, इंटीजर्स का ग्रुप। कुछ एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए ताकि प्रॉब्लम ना आए। एक G था, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और एक था G 1 3 4 5 9 और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 11। एक्चुअल में कल वाले लेक्चर में इसके एक जगह पर छोटी सी मिस्टेक भी है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें। खैर, वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे। पहले मैं इसको लेता हूँ। हम ग्रुप थ्योरी में बहुत सारी जगह पर ऐसे होंगे जहाँ पर इस ग्रुप को हम क्या है यूज करेंगे।
आपको याद होगा इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था, 1 था। तो मैं आपको इनका ऑर्डर निकाल के दिखाता हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी को ही ले लीजिए, 1 रेज़ टू पावर 1 क्या आ गया 1, जो कि क्या है e है। तो इसका मतलब 1 का ऑर्डर कितना आ गया है, ये 1 आ गया। -1 का ऑर्डर निकालते हैं, -1 की पावर 1 -1, -1 की पावर 2 1, आइडेंटिटी आ गई। तो इसका मतलब -1 का ऑर्डर कितना है, 2 है। अब कोई ये भी कह सकता है कि -1 की पावर 4 भी तो क्या होता है, ऑर्डर लिखा है -1 की पावर 4 1 होता है, तो -1 का ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। नहीं, क्या वर्ड यूज करा था आप याद कीजिए, एक तो लीस्ट, एक वर्ड यूज करा था पॉजिटिव इंटीजर। क्या होना चाहिए, एक तो लीस्ट होना चाहिए, तो 4 और 2 जैसे -1 की 6 पावर पे 1 आना है आइडेंटिटी, यानी कि 8 पे भी, लेकिन लीस्ट कब आएगा, जैसे आप आयोटा को लेते हैं, आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, यहाँ पर ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है ध्यान रखना। आयोटा की पावर 3 क्या आ गया, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 क्या आ गया 1, आइडेंटिटी आ गया ना। तो इसका मतलब आयोटा का ऑर्डर कितना होगा, आयोटा का ऑर्डर होगा 4। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं क्या, कि माइनस आयोटा का ऑर्डर भी कितना होगा 4, वो आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे इस ग्रुप को लेते हैं, ग्रुप है 1 3 4 5 9, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11। आपको याद होना चाहिए इसकी आइडेंटिटी कितनी थी, कौन थी 1। मैं 3 का ऑर्डर, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, क्यों, क्योंकि आप e की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, हमेशा e आएगा ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर निकालने की कभी जरूरत नहीं है, उसका ऑर्डर होगा 1। मैं 3 का ऑर्डर निकालता हूँ। याद रखना बाइनरी ऑपरेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन 11। तो 3 रेज़ टू पावर 1 क्या आ गया 3, 3 रेज़ टू पावर 2 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 3, मल्टीप्लाई करा सिंपल 9 को 11 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 9। 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 3, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 11 सॉरी 3, ये हमने सॉल्व कर लिया, क्या आ गया था 9 27 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 5। कहाँ तक पहुँचना है, आइडेंटिटी तक। 3 की पावर 4 क्या बना 3, बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 3, इनका हमने सॉल्व कर लिया 5, क्या आ गया 15 को 11 से डिवाइड करूंगा क्या आ गया 4। 3 रेज़ टू पावर 5 क्या आ गया 3, बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 3, बाइनरी ऑपरेशन 3 कितनी बार लिखेंगे 5 बार। 4 बार को हम सोल्व कर चुके हैं 4, 4 के 12, 11 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया 1, और 1 कौन है आइडेंटिटी। तो 3 की पावर 5 करने पर क्या आया है आइडेंटिटी। तो फिर हम कहेंगे 3 का ऑर्डर कितना है हमारा 5। इस तरीके से हम क्या है किसी का भी ऑर्डर इस ग्रुप में निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, वर्डिंग के ऊपर ध्यान देते हैं। हमने कहा था लीस्ट, फिर कहा था पॉजिटिव इंटीजर n, और फिर हमने एक वर्ड यूज करा था इफ एग्जिस्ट। अब ये वर्ड क्यों यूज करा था इफ एग्जिस्ट, तो उसके लिए हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इंटीजर्स का ग्रुप है और बाइनरी ऑपरेशन थी एडिशन। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट था 0, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि आइडेंटिटी का ऑर्डर तो निकालने की जरूरत है ही नहीं, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा हमेशा 1 होगा। अब कोई एलिमेंट पिक करते हैं, से 2 एक इंटीजर है, इसका ऑर्डर निकालना है मेरे को। तो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2
क्या होगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 यानी क्या आएगा 4 2 की पावर 3 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 2 क्या आ गया 6 2 की पावर 4 पता चली रहा है 8 फिर 10 फिर 12 सो ऑन। क्या कभी 2 की पावर n करने पर 0 आएगा? क्या ऐसा n पॉसिबल है कि 2 की पावर n करने पर 0 आए? नहीं आ रहा, क्योंकि n क्या होना जरूरी है? पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। तो फिर इसीलिए लिखा गया था इफ एग्जिस्ट। अब देखिए ऐसा कोई n एग्जिस्ट नहीं करता कि 2 की पावर n करने पर क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। तो इस केस में मैं कहूंगा कि जो 2 का ऑर्डर है वो क्या है आपका इनफाइनाइट है। तो ये सारे वर्ड लीस्ट लेना है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, इफ एग्जिस्ट क्यों लिखा है, ये सारे वर्ड आपको पता चल गए क्यों यूज किए गए। अब देखिए आपकी बुक में ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जहां पर है उसके नीचे कुछ रिमार्क्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। फर्स्ट रिमार्क क्या है? क्या कह रहा है? अगर मान लीजिए G कोई ग्रुप है, A उसका एलिमेंट है, सच दैट A रेज टू द पावर m E है, कि A की पावर m करने पर E आया हुआ है, तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि A का ऑर्डर किसके इक्वल होगा? m के इक्वल होगा। नहीं कह सकते। क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते? आपको याद होगा, इस ग्रुप की बात करूं अगर मैं 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो आयोटा की पावर 16 करने पर भी आइडेंटिटी आना था, क्योंकि आइडेंटिटी इस ग्रुप में क्या था? 1 था। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि आयोटा का ऑर्डर क्या होगा? 16 होगा? नहीं कह सकते। आपको याद हो क्या वर्ड यूज किया गया था? लीस्ट। तो फिर इसी वजह से अगर कहीं पर a की पावर m करने पर e आता है तो आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि a का ऑर्डर क्या होगा? m होगा। हाँ आप ये जरूर बोल सकते हो कि a का ऑर्डर m से ज़्यादा नहीं होगा, m हो सकता है या फिर उससे क्या होगा? कम होगा। तो अगर कहीं पर ये आता है कि a की पावर m इक्वल टू e और हमें ये नहीं पता कि m लीस्ट है जो इस कंडीशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है, तो हम लिखेंगे कि a का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू m होगा। अगर हम ये इसी तरीके से प्रूव कर पाते हैं कि हाँ m लीस्ट है, तो हम कहेंगे हाँ a का ऑर्डर क्या है? m। फिर ठीक है, सेकंड रिमार्क है। सेकंड रिमार्क क्या कह रहा है कि नंबर 1 आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? 1 है, एंड आइडेंटिटी इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1। कि आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना है? फर्स्ट थिंग तो 1 है, और आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 1। मान लो हम इसको प्रूव करके दिखाएं, तो पहली बात प्रूव करनी है आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है, तो e की पावर 1 e यहाँ प्रूव हो गया। कि कैसे चेक करते थे किसी एलिमेंट का ऑर्डर? कैसे निकालते थे? अगर मान लो मेरे को किसी ए एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3 करते जाइए जब तक e ना आ जाए। और अगर आपको पता चलता है कि e अब नहीं आएगा तो हम कहेंगे इनफाइनाइट है, तो e की पावर 1 करते ही e आ गया, इसका मतलब आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या आ गया? 1 आ गया। अब क्या रह गया प्रूव करके दिखाने को? कि आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 1 है। कैसे प्रूव करके दिखाएं? मान लेते हैं कि a कोई एलिमेंट है g का, सच दैट कि a का ऑर्डर कितना है? 1 है। हमें तो प्रूव करके दिखाना है कि आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट है। अब ऑर्डर की क्या डेफिनेशन है? अगर आप ये कह रहे हो कि a का ऑर्डर 1 है, इसका मतलब a की पावर 1 करने पर क्या आएगा? e आएगा। तो a की पावर 1 कौन है? a। ये देखिए a किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आइडेंटिटी अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है? 1 होता है। थर्ड रिमार्क में क्या दिया हुआ है देखिए, क्या है? अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये थोड़ा कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? 2 है, तो एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या होंगे? दोनों बराबर। बिल्कुल इजी है।
अगर आप कह रहे हो a का ऑर्डर 2 है, इसका मतलब a की पावर 2 करने पर क्या आएगा, e आएगा। a की पावर 2 का क्या मतलब है, a स्टार a इक्वल टू e। अब अगर मैं दोनों तरफ प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम सारी फॉर्म ये मान के करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कौन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। एसोसिएटिव लॉ, ए इनवर्स इंटू ए, यहाँ ए इनवर्स और ए ई स्टार ए इक्वल टू ए, ए इक्वल टू ए। कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो वो एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या होंगे, बराबर। कन्वर्स इसका ट्रू किस वजह से नहीं है, आइडेंटिटी की वजह से नहीं है। कि आइडेंटिटी का इनवर्स कौन होता है, आइडेंटिटी होता है, बट आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है, 1 है, तो कन्वर्स। तो अगर मैं यहाँ से हटा दूँ कि ए ई के इक्वल नहीं है तो इसका कन्वर्स भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब हम एक थ्योरम डिस्कस करते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट से रिलेटेड। एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, और वो ये है कि आपको ये सारी थ्योरम करनी पड़ेगी। पेपर में क्वेश्चन कम आते हैं, थ्योरम ज़्यादा आते हैं। थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप इज फाइनाइट एंड लेस देन और इक्वल टू दैट ऑफ ग्रुप। दो चीज़ें हैं, मतलब हमें क्या दिया हुआ है, हमें कोई फाइनाइट ग्रुप दिया हुआ है, फाइनाइट ग्रुप, और हमें क्या प्रूव करके दिखाना है कि अगर ग्रुप फाइनाइट है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। अब इसका क्या मतलब है, आपको याद हो जब हमने ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था इफ सच एन डजंट एग्जिस्ट, तो हमने क्या कहा था, ए का ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो जब वो ये कह रहा है कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट होगा। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि एक की कोई ना कोई पावर करने पर ई जरूर आएगा। फर्स्ट थिंग तो ये है थ्योरम में। और सेकंड क्या है, सेकंड ये कह रहा है कि जो ऑर्डर आएगा एलिमेंट का वो ग्रुप के ऑर्डर से क्या होगा, कम ही होगा। तो कहने का क्या मतलब है, इस थ्योरम के दो पार्ट हैं, एक एक करके हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। शुरुआत करते हैं। मान लीजिए लेट जी बी एनी फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। अब जब मैं ये लिखता हूं कि G कोई फाइनाइट ग्रुप है और उसका ऑर्डर क्या है, n है, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि G के अंदर कितने एलिमेंट हैं, n एलिमेंट हैं। एंड लेट A बिलोंग्स टू G। A कोई एलिमेंट है किसका, G का। बी यानी आर्बिट्ररी, बी यानी आर्बिट्ररी, G का कोई आर्बिट्ररी है। अब हम सबसे पहले ये प्रूव करके दिखाते हैं कि A का ऑर्डर क्या होगा, फाइनाइट। उसके लिए आप क्लोजर लॉ याद कीजिए थोड़ा सा। क्लोजर लॉ क्या था, क्लोजर लॉ क्या कहता था, कोई भी दो एलिमेंट लीजिए G के, बीच में लिखिए स्टार, नया एलिमेंट किसका आएगा, G का आएगा। तो उसने कहा था कोई भी दो एलिमेंट लीजिए G के, लेकिन उसने बिल्कुल भी ये नहीं कहा था कि दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो अगर A किसको बिलोंग करता है, G को, तो A स्टार A यानी कि A स्क्वायर वो भी किस में होगा, G में होगा। क्लोजर लॉ से। सिमिलरली A क्यूब को क्या लिख सकते हैं, A स्टार A किस में होगा, G में होगा। ऐसे ही A4, तो अगर मैं कहूँ कि A स्क्वायर, A क्यूब, A4 सोन ये सभी किसके एलिमेंट हैं, G के एलिमेंट हैं। तो क्लोजर लॉ से ट्रू है। लेकिन G तो कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, और अगर ये सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं, इनकी किसी की दो की भी वैल्यू बराबर नहीं है, ये तो कंट्राडिक्शन हो जाएगी। बट G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है। तो फिर, और अगर ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो फिर यहां से तो ये पता चल रहा है कि G के अंदर कितने एलिमेंट आ गए, इनफाइनाइट मेनी एलिमेंट आ गए। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये सभी अलग अलग
नहीं होने चाहिए, मतलब इनमें से कुछ एलिमेंट रिपीट करने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल से कहूँ आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4, 5, 6 सोन सारी इस ग्रुप में आ रही है, जी ग्रुप में। 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा वाले में क्यों आ रही है? क्योंकि आयोटा की पावर 1 और 5 बराबर है। देखने को तो यूं लग रहा है कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट, लेकिन इनफाइनाइट में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। तो उसी तरीके से अगर ये सभी डिस्टिंक्ट हैं फिर जी फाइनाइट कैसे हुआ? और अगर जी फाइनाइट है तो क्या होना चाहिए? इसके अंदर भी रेपिटेशन स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि क्या मिलना चाहिए? इंटीजर्स मिलने चाहिए p, q सच दैट p और q बराबर तो नहीं है, लेकिन a की पावर p और a की पावर q बराबर है। मतलब थोड़ी देर के बाद रेपिटेशन होनी स्टार्ट होगी कि जैसे यहाँ रेपिटेशन की आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 5 क्या बन रहे हैं? सेम। तो ऐसे ही इसमें मिलना चाहिए कि कहीं ना कहीं a की पावर p और a की पावर q, वैसे तो दोनों बराबर हैं लेकिन p और q दोनों बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो क्या होगा? या तो p बड़ा होगा या q बड़ा होगा। तो अगर मैं ये मान लूँ कि p बड़ा है और q बड़ा है, जैसे a की पावर से 10 और a की पावर 6 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो क्या होगा? मैं ऐसे करता हूँ, 4 a की पावर 10 का क्या मतलब है? a 10 बार लिखा हुआ है। a की पावर 6 का क्या मतलब है? a 6 बार लिखा हुआ है। तो अगर मैं 4 बार कैंसिलेशन ला लगाऊँ तो क्या, सॉरी 6 बार, तो क्या होगा? यहाँ से a कितने कैंसिल हो जाएंगे? 6। उसी तरीके से यहाँ से कैंसिलेशन ला लगाएं तो क्या बनेगा? a की पावर p माइनस q किसके इक्वल आ गया? e। फिर देखिए a की पावर k करने पर, k किसको मान लिया मैंने? p माइनस q को मान लिया। a की पावर k करने पर e आ रहा है ना? e आ रहा है, इसका मतलब a का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट। मैं ये नहीं कह रहा कि a का ऑर्डर क्या है? k है। हम बोल ही नहीं सकते कि a का ऑर्डर k है, हाँ, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि a का ऑर्डर फाइनाइट है। क्योंकि इनफाइनाइट कब होता है a का ऑर्डर? अगर a की कितनी पावर कर लो और e ना आता। तो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, हमने ये तो प्रूव करके दिखा दिया कि अगर g एक फाइनाइट ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का ऑर्डर भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। अब दूसरा पार्ट रह गया करने को। क्या प्रूव करके दिखाने को रह गया? प्रूव करके दिखाने को ये रह गया कि उस एलिमेंट का ऑर्डर, जैसे जो मैंने a कंसिडर किया हुआ g का एलिमेंट, उसका ऑर्डर g के ऑर्डर से क्या होगा? कम ही होगा या बराबर हो, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा नहीं हो सकता, ये प्रूव करके दिखाते हैं। अब देखिए, एक पार्ट तो हम कर चुके, अब ये भी प्रूव कर चुके कि a का ऑर्डर क्या है? फाइन। तो मैं मान लेता हूं, लेट a का ऑर्डर क्या है? अब मैं मान लिया कितना है? m। मैंने लेट कर दिया और अब मेरे को प्रूव करके दिखाना है कि m की वैल्यू या तो n से लेस होगी या क्या होगी? इक्वल। तो कैसे? लेट इफ पॉसिबल, मान लिया नहीं m की वैल्यू तो n से क्या है? ज्यादा। जो a का ऑर्डर है वो g के ऑर्डर से ज्यादा। फिर उसी तरीके से बाय क्लोजर लॉ a स्क्वायर a क्यूब सोन a की पावर m माइनस 1 और a की पावर m जो कि किसके इक्वल होगा? e के। ये किसके एलिमेंट हो गए? सारे g के। बाय क्लोजर लॉ अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ये सारे किसके एलिमेंट हो गए? जी के। अब देखिए कंट्राडिक्शन कैसे बनेगी। अगर मैं ये प्रूव करके दिखा दूं कि ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं, अगर ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं तो ये गिनती में कितने हैं? m। तो g के अंदर कम से कम कितने एलिमेंट होने चाहिए? m। और हम तो मान के चले हैं कि m n से ज्यादा है, तो फिर ये तो अपने आप ही कंट्राडिक्शन हो जाएगी, क्योंकि g के अंदर n से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। तो अब मैं प्रूव करके दिखा देता हूं कि ये सभी एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट। वी क्लेम कि ऑल द एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट। कैसे? लेट इफ पॉसिबल, तो एक जैसे कि a की पावर i इनमें से दो एक जैसे, जबकि मैं चाहता हूं प्रूव करना कि ये सारे अलग अलग हैं। a की पावर i और a की पावर j इक्वल हैं। i और j इक्वल नहीं है, लेकिन ये लिए कहां से गए हैं? इनमें से 1 से लेकर कहां तक? m तक। मतलब मेरे को क्या प्रूव करना है? मेरे को प्रूव करके दिखाना है सारे एलिमेंट क्या हैं?
डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, क्योंकि जैसे ही मैं प्रूव करूंगा ये सभी एलिमेंट अलग अलग हैं, जी के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे, एम हो जाएंगे, लेकिन जी के अंदर एन से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते। तो मैंने मान लिया नहीं, दो एक जैसे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इनमें से दो ले। फिर वही मानते हुए आई बड़ा या जे, आई माइनस जे, आई को बड़ा मानते हो, ई आ गया। अब देखो आई और जे दोनों क्या हैं, एम से लेस हैं, तो और आई बड़ा है, तो बट आई माइनस जे किससे लेस आएगा, एम से। जैसे मैं आपका एग्जांपल दूं, आप ऐसे कीजिए, दो नंबर चूज कर लीजिए, 1 और 10 के बीच में कोई भी दो नंबर चूज कर लीजिए अपनी मन मर्जी के, और अब बड़े में से छोटा नंबर घटा के देखिए, क्या 10 से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता। हाँ, तो i माइनस जे किससे लेस होगा, m से। अब ये तो कंट्राडिक्शन है, क्यों है, याद करो हम क्या मान के चले हैं, a का ऑर्डर m, और डेफिनेशन में क्या था, ऑर्डर की डेफिनेशन में, कि अगर मैं ये कहता हूं कि a का ऑर्डर m है, तो m तो लीस्ट पॉजिटिव होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, कि a की पावर m करने पर ही आएगा। अब उससे छोटे पे भी आ गया, कैसे आ गया, a की पावर m से छोटे पे तो कभी e आ ही नहीं सकता, तो फिर इसका मतलब कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन है मतलब कि ये दोनों एलिमेंट तो सेम नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सभी के सभी एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। तो फिर इसका मतलब g का ऑर्डर कम से कम m होना चाहिए, m तो हो गया कम से कम, m होगा या उससे ज्यादा, जो कि किससे ग्रेटर मान के चले हो आप, n से। ये फिर कंट्राडिक्शन है, g के अंदर n से ज्यादा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकते, तो फिर क्या बना, इसका मतलब हम गलत मान के चल रहे हैं, ये गलत है हमारा, m n से ज्यादा नहीं, लेस देन इक्वल टू होगा। तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ग्रुप के केस में नंबर 1 फाइनाइट होगा, नंबर 2 ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बार आप रिवाइज कीजिए बुक में से, और आज के लिए इतना ही।